बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और छुट्टियों को अपने अपने घरों में इंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ ये ऑनलाइन लेक्चर भी सुन रहे होंगे और इंशाल्लाह इससे आप मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। लेकिन देखने में ये आया है कि सिर्फ एक स्टूडेंट्स है जो बार बार ये क्वेश्चन सेंड कर रही हैं, बाकी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नहीं आए। तो इससे हमें ये लगता है कि सिर्फ वही गौर से सुन रही हैं और बाकी इतने ज़्यादा तवज्जो से नहीं सुन रहे। तो बेटा कोशिश करें तमाम स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि ये वाला कोर्स दोबारा रिवाइज़ नहीं करवाया जाएगा कॉलेज के अंदर। तो इसलिए इसी को ही आप आखिरी जानें और इसमें किसी किस्म का इशू हो तो अपना वॉइस रिकॉर्ड मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दें। इंशाल्लाह उसको आपको एंटरटेन भी किया जाएगा और आंसर भी दिया जाएगा। तो बेटा आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलेंगे। लास्ट हमने चैप्टर 4 की एक्सरसाइज को एंड किया है और चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। आज का जो हमारा टॉपिक है या हमारे चैप्टर का नाम है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि एटम का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं और कैसे वो दरियाफ्त हुई थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं और कैसे इनको पहचाना गया। स्टार्ट के अंदर जो एटम की डेफिनेशन की गई थी उसके अंदर कहा गया था कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। कि इससे मुराद ये भी थी कि इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस ये लास्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। लेकिन बाद में जैसे जैसे रिसर्चेस बढ़ती गई तो उन्होंने कहा नहीं, ये डिविजिबल भी है, अभी भी इसको डिवाइड किया जा सकता है कि इसके अंदर और भी काफ़ी सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको पता है जो हमने बेसिक नाम पढ़े हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर आते हैं और जिसको हम न्यूक्लियस भी कहते हैं, ये भी उसी का पार्ट ही है। और अब तो 100 से ज़्यादा दरियाफ्त हो चुके हैं, लेकिन जिनको हम फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं वो बेसिकली 3 थे। फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल, ये 3 हैं जी। फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन प्रोटॉन एंड थर्ड वन न्यूट्रॉन। ये बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो किसी भी एटम के अंदर पाए जाते हैं। आपको पता है इनकी लोकेशन का, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं, बाहर की तरफ पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो ऐसे पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो हमने एक एक करके इनकी दरियाफ्त के बारे में पढ़ना है कि इनको डिस्कवर कैसे किया गया था और ये कहाँ से बात स्टार्ट हुई और कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है आज का वो यही है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ने से पहले हमें गैस डिस्चार्ज ट्यूब का मुताला करना है, जो कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ही ये तजर्बा किया गया था और उसी वक्त ही पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो हम गैस डिस्चार्ज ट्यूब को पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होती है। बेटा ये ग्लास की एक ट्यूब है, इसके 2 कार्नर्स पे इलेक्ट्रोड मौजूद होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एक इलेक्ट्रोड आपके पास कैथोड है और दूसरा आपके पास एनोड होता है। तो ये आपको कैसे पता चलता है कि ये कैथोड है या एनोड है? ये बात सोचने की है। मैंने इस पे नेगेटिव लिख दिया, इस पे नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, या इस पे पॉजिटिव लिख दिया, इस पे पॉजिटिव क्यों नहीं लिखा? तो ये मुझे कैसे पता चला? बेटा इसके अंदर कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। ये जिस टर्मिनल के साथ जुड़े होंगे, बैटरी के जिस टर्मिनल के साथ, मिसाल के तौर पर ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा है तो इसको मैं कैथोड कह देता हूँ, और ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है तो इसको हम क्या कह देते हैं, एनोड कह देते हैं। यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है। दूसरी बात यह है कि ये नीचे मैंने एक शो किया डायग्राम के अंदर, ये आपके पास वैक्यूम पंप है। इसका होना निहायत ज़रूरी है कि आप डिफरेंट प्रेशर पे इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से।
तो क्या क्या पता चलता है, आप आगे आगे देखते जाइएगा कि हर प्रेशर पे भी इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करवाया जा सकता। उसकी काफ़ी सारी रीजंस हैं, वो हम देखेंगे आगे जाके। लेकिन ये बेसिक आपके पास गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स, गैस को आप भरते जाते हैं एक ख़ास प्रेशर पर, और फिर आप क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, और इसके अंदर से करंट पास करवाया जाता है। ये विलियम क्रूक्स नामी साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ये तजर्बा किया गैस डिस्चार्ज ट्यूब का, कि उसके अंदर गैस भरी, फिर उसके साथ ये मेटल्स हैं और इसमें से करंट पास कराया, तो इसमें एक ग्लो पैदा होता है, रोशनी पैदा होती है। और ये जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब है, इसकी मिसाल आपने आम लाइफ के अंदर देखी हुई है। फॉर एग्जांपल, हम इसकी एग्जांपल देखें आम लाइफ के अंदर, जो आपको पता है नियॉन साइंस। नियॉन साइंस अक्सर आपने बड़े शहरों के अंदर देखे होंगे, जो एडवर्टाइज़र लगे होते हैं उनके अंदर से ख़ास किस्म के वर्ड्स अलग अलग लिखे होते हैं, उन वर्ड से रोशनी निकल रही होती है, हर वर्ड से अलग रोशनी। तो वो क्या होती है, बेसिकली नियॉन साइंस होते हैं। वो एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब की तरह की एक शक्ल बनाई जाती है, उसके अंदर नियॉन गैस को भरा जाता है। कौन सी गैस को जी? नियॉन गैस को भरा जाता है, और एक ख़ास प्रेशर है। वो कौन सा प्रेशर है? 10 टार। ये आपने याद रखना है MCQs के लिए। 10 टार प्रेशर पर ये नियॉन गैस को भरा जाता है। फिर इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जब पास करवाया जाता है तो उसमें से ग्लो ज़ाहिर होता है और उसकी रोशनी वाज़ेह होती है। फिर उसके बाद आपके पास ये जो टेलीविज़न स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन, जो पुराने दौर के, आजकल तो LCDs LEDs आ गई है ना, इनके नहीं, जो पुराने दौर के आपके पास टीवी स्क्रीन थी, वो भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब ही है और इसी को ही फॉलो करती है, इसी असूल को। तो उसको आप एक और नाम भी देते हैं CRT। क्या नाम देते हैं जी? CRT। CRT से C से मुराद कैथोड, R से मुराद कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। तो ये CRT आपके पास क्या होती है? टेलीविज़न की स्क्रीन होती है बेसिकली। तो ये उसी तरह, और पुराने दौर के जो मॉनिटर होते थे बड़े बड़े करके, वो जो मॉनिटर हैं उनकी स्क्रीन भी इसी असूल के तहत काम करती है, जो आपने यहाँ पे देख लिया। तो ये बेसिक आपके पास गैस डिस्चार्ज ट्यूब की डिस्कशन थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। तो आगे चलते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई और हमें कैसे पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इसके अंदर से ही पाए जाते हैं या कैसे। तो ये एक्सपीरियंस जो है ना, स्टार्ट में विलियम क्रूक, मैंने आपको बताया, उसने स्टार्ट किया था जी। उसका ये एक्सपेरिमेंट है। ये आज के दिन हमारा टॉपिक ही यही है कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया उसने और इसके रिजल्ट्स क्या आए थे। सेम वही बात हम दोबारा करेंगे कि यही गैस डिस्चार्ज ट्यूब को अगर हम ले लें, तो वो कहता है कि ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब जब इसके अंदर से नॉर्मल प्रेशर पर, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है जी? आप सबको पता है 1 atm। 1 atm इज़ अ नॉर्मल प्रेशर। 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर। 760 टॉर। वो कहते हैं कि अगर नॉर्मल प्रेशर है ना आपके पास, ये सारी सेटिंग आपने समझ लिया, गैस डिस्चार्ज ट्यूब बिल्कुल इसी तरह थी। इसके अंदर जो गैस भरी, वो कहते हैं कि अगर 1 atm प्रेशर पर ये गैस भरी जाए तो चाहे 5000 वोल्ट भी करंट पास किया जाए तो करंट पास नहीं हो सकता इसके अंदर से। कितना? 5000 वोल्ट अगर करंट पास करवाया जाए 1 atm प्रेशर पर तो करंट पास नहीं हो सकता। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न एक ख़ास रीज़न है, बुक में नहीं दी गई, सुन लें। वो ये है कि जब आप 1 atm प्रेशर पर गैस को भरते हैं तो गैस के मालिक्यूल जब प्रेशर ज़्यादा होता है एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो करंट किसको कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, फ्लो ऑफ चार्जेस को। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करने लगेंगे, रास्ते में गैस के मालिक्यूल इतने भरे हुए हैं कि उनको जगह ही नहीं देंगे फ्लो करने की। जब यहाँ से करंट यहाँ तक फ्लो नहीं होता, कैथोड से एनोड तक, तो करंट पास नहीं होता। इसलिए याद रखिएगा 1 atm प्रेशर पर कभी भी करंट पास नहीं हो सकता गैस के अंदर से। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? ये रीज़न है कि जब प्रेशर बढ़ता है, गैस मालिक्यूल्स बढ़ते हैं, वो करीब करीब होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते के अंदर हिंड्रेंस काज करते हैं, रुकावट बनते हैं। जब रुकावट बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन इजीली पास नहीं कर सकते। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते तो करंट भी पास नहीं होता। ये बात याद रहेगी, उम्मीद है आपको, और ये समझ भी आ गई होगी। अब वो कहते हैं कि अगर आप इसका प्रेशर कम कर देते हो, जिस तरह मैंने यहाँ पे 10 टॉर लिखा था, आप इसका प्रेशर डिक्रीज़ करते हो। किसके ज़रिए डिक्रीज़ होगा जी? इसी वैक्यूम पंप के ज़रिए।
प्रेशर हम डिक्रीज कर देते हैं जी, प्रेशर डिक्रीज। जब आपने प्रेशर डिक्रीज किया उस वक्त करंट पास हो गया। क्या हुआ? करंट पास हो गया। और हमें कैसे पता चलेगा कि करंट पास हो गया? जी पता चलेगा। क्या मतलब? उसका ये मतलब है कि यहाँ पे पूरी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, क्योंकि ये गिलास की बनी हुई है तो गिलास के अंदर से चीज़ें बाहर नज़र आती हैं, एक यूनिफॉर्म ग्लो जाहिर होता है। ये मैंने जो ग्रीन कलर का शो किया है, यूनिफॉर्म ग्लो मतलब एक ख़ास रोशनी पैदा हुई है। अच्छा जी, अब फिर क्वेश्चन ड्राइव हुआ कि ये जो यूनिफॉर्म ग्लो पैदा हुआ है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, इसकी क्या वजह है? ये क्यों पैदा हुआ है? और करंट तो यहाँ से यहाँ गुजर रहा है, पास हो रहा है, तो ये पास होने की क्या वजह है या ये ग्लो होने की क्या वजह है? थोड़ी देर पहले ही हमने यही गैस डिस्चार्ज ट्यूब का जिक्र किया, नियॉन गैस का जिक्र किया। ये वही बात है कि जब करंट को पास करते हैं आप, रास्ते में कुछ मालिक्यूल्स आते हैं, जब ज़्यादा आएंगे तो करंट पास नहीं करेगा, जब कुछ आएंगे तो क्योंकि ये जो रेज़ निकलती हैं यहाँ से, कैथोड रेज़, ये एनर्जेटिक रेज़ होती हैं और उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करा देती हैं? एक्साइट करवा देती हैं। क्या करवा देती हैं? एक्साइट। और आपको पता है कि कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट के अंदर जब एक्साइट कर जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर वाले ऑर्बिट के अंदर जाएगा तो ये अनस्टेबल होता है, इसने दोबारा वापस आना होता है अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर। जब ये वापस आता है अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर, अब ये अपनी एनर्जी को बाहर खारिज की तरफ करता है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला ऑर्बिट है इसकी एनर्जी हाई है और नीचे वाला लो है, लो एनर्जी वाला है। लो एनर्जी से हाई में जब जाना था तो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ठीक है। अब हाई से लो में आना है जब, तो क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज़ करेगा और वो जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो लाइट की सूरत में और ग्लो नज़र आता है, आपको रोशनी नज़र आती है, ठीक है जी। ये यूनिफॉर्म ग्लो इसलिए पैदा होता है जब कम प्रेशर करते हैं आप। करंट पास हो गया। अब जब करंट पास हुआ तो उसके बाद वो कहते हैं कि अगर यही प्रेशर, यहाँ तो हमने प्रेशर को डिक्रीज़ किया था, ठीक है, अगर प्रेशर को इतना डिक्रीज़ किया जाए कि 0.01 टार कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए जी? 0.01 टार। अब फिर इंटरेस्टिंग बात यहाँ पैदा हुई है कि जब आपका प्रेशर 0.01 टार हुआ तो ये जो यूनिफॉर्म ग्लो था ये गायब हो गया। क्या हो गया? यूनिफॉर्म ग्लो गायब हो गया 0.01 टार पे। अब फिर क्या हुआ है? ये जो यूनिफॉर्म ग्लो ख़त्म हो गया, अब इसकी क्या रीज़न है? फिर हुआ क्या? अगली बात भी सुने, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी कि यूनिफॉर्म ग्लो जैसे डिसअपीयर हुआ तो इसके अपोजिट टू कैथोड, अपोजिट टू कैथोड से मुराद ये है कि ये कैथोड है तो ये इसका अपोजिट है, ग्लास से फ्लोरिसेंस पैदा हुआ। फ्लोरिसेंस बेटा कहते हैं चमक को, ठीक है। ये इस तरह की ये फ्लोरिसेंस है। फ्लोरिसेंस आपने देखा होगा अक्सर जो ट्रक होते हैं उनके पीछे एक चमकदार चमक पट्टी लगी होती है, जब उसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो वो चमकते हैं। तो सेम यही फ्लोरिसेंस है और ये चमक है। तो ये भी आपके पास फ्लोरिसेंस पैदा हुआ है अपोजिट टू कैथोड, यूनिफॉर्म ग्लो ख़त्म। अब इसकी क्या वजह है? यहाँ वजह जो आपने बताई है कि 0.01 टार प्रेशर कर दिया आपने। कितना किया है? 0.01 टार। आपको पता है प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ गैस, कि गैस की मिकदार भी प्रेशर कम होने से कम हो जाती है। जब गैस पहले यहाँ पे मौजूद थी हर जगह पे तो करंट पास हुआ, सब गैस के मालिक्यूल्स में थे, रेगुलर फ्लो, जो ग्लो है यूनिफॉर्म ग्लो पैदा हो चुका था। लेकिन अब गैस के मालिक्यूल चीदा हैं, बहुत कम हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में आ ही नहीं रहे। ये जो आपके पास कैथोड रेज यहाँ से निकल रही हैं, मैं मिसाल के तौर पर ये रेज करता हूँ, ये वाली रेज हैं, अब इसके रास्ते में क्योंकि गैस मालिक्यूल बहुत कम हो चुके हैं, इसके रास्ते में नहीं आ रहे। जब रास्ते में नहीं आ रहे तो उनकी एनर्जाइज नहीं हो रहे और ना ही उनके एनर्जी खारिज कर रहे हैं प्लाज्मा की तरह। तो अब ये जब यहाँ से गुजर गया, कोई गैस के मालिक्यूल मौजूद नहीं है, तो ये फ्लोरिसेंस क्यों पैदा हुआ? जी फ्लोरिसेंस इसलिए पैदा हुआ कि ये जो आपके पास क्या है, ये जो गैस, ये इस साइड पे जो गिलास है, ये रेज यहाँ से गुजरी और ये जो गिलास मौजूद है इस जगह पे, ये गिलास के साथ जब टकराती हैं तो फिर रोशनी पैदा होती है। गिलास के साथ जब टकराई तो वो चमक पैदा हुई, उस चमक को हमने क्या कह दिया?
फ्लोरिसेंस कह दिया। और ये चूँकि एनर्जेटिक रेज हैं और टकराने से एक चमक पैदा करती हैं, वो चमक फ्लोरिसेंस कहलाती है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि प्रेशर ज़्यादा हो तब क्यों नहीं करंट पास होता, प्रेशर नॉर्मल हो तब करंट पास होकर रेगुलर ग्लो क्यों पैदा हो जाता है, और आखिर में 0.01 टॉर प्रेशर हो तब क्यों नहीं करंट पास होता, या सॉरी करंट पास होता है लेकिन ग्लो नहीं पैदा होता और फ्लोरिसेंस पैदा हो चुका है। अब एक और बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग बड़ी, वो कहते हैं कि हमने हर किस्म की गैस चेंज करके देख ली, कभी हीलियम भर दी, कभी नियॉन, कभी आर्गोन, कभी क्रिप्टॉन, लेकिन ये जो फ्लोरिसेंस का कलर था ये चेंज नहीं हो रहा था, फ्लोरिसेंस का कलर चेंज नहीं हुआ। तो इससे क्या मुराद है कि कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द गैस मॉलिक्यूल। क्या क्या मुराद है इससे कि कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड अपॉन गैस, टाइप ऑफ गैस, कि किसी किस्म की गैस भी भर दें कैथोड रे को इससे कोई कंसर्न नहीं है। फिर दूसरी बात वो कहते हैं कि ये जो हमने इलेक्ट्रोड यूज़ किए हैं कैथोड और एनोड, इनकी मेटल्स को चेंज किया है कि मेटल चेंज करने से मे भी ये चेंज हो जाएं। जब मेटल चेंज की गई तब भी ये जो फ्लोरिसेंस पैदा हुआ ये वैसे का वैसा ही था, जो कलर पहले आ रहा था वही कलर बाद में आ रहा है, कलर के अंदर कोई फ़र्क नहीं था। तो कहते हैं कि ये जो कैथोड रेज हैं, यही बात आपने दोबारा लिख के, डज नॉट डिपेंड अपॉन मेटल्स ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये आपको एक खसूसियत पता चल गई किसकी जी, आपको ये कैथोड रेज की एक खसूसियत आपको यहाँ से पता चली। फिर वो कहते हैं जब हमने ये गिलास का मटेरियल चेंज किया, किसका, गिलास का मटेरियल चेंज किया, कि यहाँ पे गिलास कभी टिन का लगा दिया, कभी हमने किसी और मेटल का लगा दिया बना के, तो ये जो गिलास का मटेरियल चेंज हुआ तो ये फ्लोरिसेंस का कलर भी चेंज हो गया, फ्लोरिसेंस का कलर भी चेंज हो गया। तो आप कह सकते हैं कि जो फ्लोरिसेंस का कलर है वो डिपेंड कर रहा है गिलास के मटेरियल पर, किस पर, गिलास के मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है। तो ये आपके पास बेसिक थी कैथोड रेज की। यही कैथोड रेज की जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि ये कैथोड रेज ही बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसी से ही बनती हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ आ चुका होगा। ये हमारा चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर था और इसी को ही ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही था, और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को देखा। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को के बाद हमने गैस डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्कस किया, उसके अंदर होने वाली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में उसके अंदर होने वाले अवामिल को पढ़ा, एक एक करके पढ़ा। फिर देखा कि इसके अंदर ये क्या अब प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको देखा, और उसके बाद हमने कंक्लूजन निकालनी है और प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है इसकी, ये जो आपके पास कैथोड रेज हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अब तक उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपको रह गया हो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपना वॉइस रिकॉर्ड भेजें, इंशाल्लाह उसका आंसर किया जाएगा। और अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।